एच सी वर्मा, कैलोरीमेट्री वॉल्यूम 2, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, देखो हीट कैपेसिटी जो हमारा होता है दैट इज एम एस। एम एस इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड बेसिकली क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, where delta T is the change in temperature, और ms basically this is the heat capacity. heat capacity इसमें m जो है mass और s जो है specific heat capacity. specific heat capacity, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास इन दोनों पे ही डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द हीट गिवन, नो, द टेम्परेचर राइज, नो, द मास ऑफ द बॉडी, यस, एंड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, यस। मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी, क्योंकि मटेरियल ऑफ बॉडी पे एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है, तो हीट कैपेसिटी भी मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। सो करेक्ट आंसर इज सी एंड डी। नेक्स्ट, यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के हीट देते हैं तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, where Q is the amount of heat given, m is the mass of the body, a mass of the object, S is the specific heat capacity and delta T is the change in temperature। उसी तरीके से हीट को हम लिख सकते हैं m के जगह पे हम ये इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी लिखें तो नंबर ऑफ मोल इनटू C into delta T, where Q is the amount of heat, N is the number of mole, and C is the molar heat capacity, and delta T is the change in temperature। यदि मैं यहाँ पे S का वैल्यू लिखना चाहूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से S होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज Q बाई M डेल्टा T, और C का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा Q बाई N डेल्टा T। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू द मोलर हीट कैपेसिटी, मींस बेसिकली S बाई C पूछ रहा है। तो S बाई C यहां से आप डिवाइड कर दो, काफी सारी चीजें कैंसिल हो गई, और हमारे पास जो बनेगा वो N बाई M बनेगा। अभी एक चीज ध्यान देते हैं, हमें मोल यदि कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स N को हम लिखते हैं मास बाई मॉलिक्यूलर मास, MO, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यदि मुझे मास लिखना है तो मास कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो इन दिस सिचुएशन दिस मास कैन बी रिप्लेस्ड एज अ S बाई C इज इक्वल टू N बाई N इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से N से N कैंसिल हो गया, एंड दिस वैल्यू इज 1 बाई मॉलिक्यूलर मास। सो लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शन। इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, नो, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग मॉलिक्यूलर मासेस हमारे पास अवेलेबल है। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, नो, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बॉडी, यस, बॉडी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ये बिल्कुल ठीक है, जैसा कि 1 बाई MO आया है। इज अ डायमेंशनलेस, नो, मॉलिक्यूलर वेट डायमेंशनलेस नहीं होता है, मॉलिक्यूलर वेट का डायमेंशन है, एंड दैट्स व्हाई C इज द ओनली आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट वन इज C, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन देखें। इफ हीट इज सप्लाई टू अ सॉलिड इट्स टेम्परेचर, देखो कभी भी आप किसी भी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो दो चीजें हो सकती है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, इट्स टेम्परेचर में इंक्रीज ड्यू टू दिस इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो जाता है Q इज इक्वल टू M इंटू L, मतलब आप हीट दे रहे हैं एंड देयर इज चेंज इन फेज, सॉलिड से वो जा रहा है लिक्विड में, इन दैट सिचुएशन मस्ट इंक्रीज, नो, इफ हीट इज सप्लाइड टू अ सॉलिड इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, नो। क्यों भाई, क्योंकि हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, उस समय आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जबकि आप हीट कंटिन्यूअसली देते रहेंगे। तो मस्ट इंक्रीज इज रॉन्ग, मे इंक्रीज, यस, हो सकता है कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, मेल्टिंग पॉइंट अभी अचीव ना हुआ हो। सी पार्ट है मे रिमेन कांस्टेंट, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, जब कभी भी मेल्टिंग स्टार्ट हो गया है तो सॉलिड का टेम्परेचर मे रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रह सकता है इवन दो यू आर सप्लाइंग द हीट। मे डिक्रीज नहीं, मे डिक्रीज नहीं होगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ेगा। सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यदि हम नेक्स्ट पार्ट चले थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड
ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग अ पीरियड इन दिस पीरियड। देखो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट ऑब्जर्व किया गया, तो हो सकता है कि मेल्टिंग हो रहा हो सकता है कि हमने हीट ही ना दिया हो, या हो सकता है हमने वर्क डन। लेट्स डिस्कस द ऑप्शन। हीट मे हैव सप्लाइड टू अ बॉडी। देखो टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व टू बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल टू M इंटू L हो सकता है। हो सकता है कि आप हीट दे रहे हो फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बिकॉज देयर इज चेंज इन फेज। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली यदि बी ऑप्शन की बात करें, हीट मे हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी। देखो हम हीट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते, कैसे? जैसे देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉलिड है, हाफ मेल्टेड है, आधा मेल्ट हो चुका है और आधा सॉलिड बचा हुआ है। आधा सॉलिड बचा हुआ आधा मेल्टेड है। यदि इसमें से आप हीट एक्सट्रैक्ट करने लगो, हीट बाहर ले लो, हीट बाहर ले लो, क्यू अमाउंट ऑफ हीट आप इसमें से बाहर ले लो, इन दैट सिचुएशन जो बाकी लिक्विड है इसमें वो अब फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, सॉलिड बनना स्टार्ट करेगा। मींस आप हीट कंटिन्यूअसली ले रहे हैं लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये मिडवे है। यदि आप मिडवे से हीट लेना स्टार्ट करें तो ये पूरा का पूरा लिक्विड पहले तो सॉलिड बनेगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो हीट मे हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। हीट यदि आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व टू बी कांस्टेंट। ये ए और बी ऑप्शन। अच्छा, नो हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी। देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। नो हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी, डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन फिलहाल ए और बी की बात करेंगे। नो हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी, मस्ट यदि इसमें ऐड होता तो ये पूरी तरीके से गलत होता। मस्ट नो हीट एनी सप्लाई और एक्सट्रैक्ट, मस्ट, तो ये गलत है। खैर ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी एंड डी आर पार्सली करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। The temperature of an object is observed to rise in a period. In this period, देखो temperature of an object is observed to be rise. Temperature बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? Heat is certainly supplied to it. Heat हमने पक्की बात है दिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करके भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क डन करके उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो हमने हीट पक्की बात है दिया है, ऐसा नहीं है। हम बिना हीट दिए ही उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। जैसे पानी को आप कॉन्स्टेंटली ऐसे सेक करो तो हमने तो वर्क किया पानी पे, इन दैट सिचुएशन वाटर का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हीट इज सर्टेनली सप्लाई टू इट, हीट हमने नहीं दिया, वर्क करके भी हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, हीट इज सर्टेनली नॉट सप्लाई टू, ऐसा भी नहीं है, सर्टेनली नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमने हीट दिया हो जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया हो। तो हीट हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। सी ऑप्शन, हीट मे हैव बीन सप्लाई टू इट, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है हमने हीट दिया हो। वर्क मे हैव बीन डन ऑन इट, यस, डी इज आल्सो करेक्ट, हो सकता है हमने वर्क किया हो। सो ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, दिस मींस हीट और वर्क दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखेंगे, when we supply heat to a body we do work on it, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप किसी वाटर बॉटल को, मान लीजिए पानी के बॉटल को आप सेक करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप केवल और केवल वर्क कर रहे होते हैं, वो आप हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो when we supply heat टू अ बॉडी वी डू वर्क ऑन इट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप बर्नर से किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करें तो आप केवल और केवल हीट ही सप्लाई कर रहे होते हैं, वहां पे आप वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखें, व्हेन वी डू वर्क ऑन अ बॉडी वी सप्लाई हीट ऑन इट, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, वाटर बॉटल को चेक करने पे, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन इट, यस, बिल्कुल सही बात है। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन इट, यस, ये बिल्कुल सही बात है। अ बॉडी केप्ट एट रेस्ट may be set into motion along a line by supplying heat on it, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोई ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हीट आप दे रहे हो तो ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये भागने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो सी इज द ओनली आंसर। यदि हम ओके, सो थैंक यू सो मच।